हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 का एमसीक्यू ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे और ये 100 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो किसमें ये क्वेश्चन कहाँ से रखे गए हैं आप देखिए। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं ऑप्शनल प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के रखे गए हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर for KCl, NaCl and K2SO4 respectively is आपके पास 2, 2 and 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड आपका करेक्ट जाएगा ऑप्शन यहाँ। अब आप देखेंगे तो ये वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाल रहा है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पर डिसोसिएट होने वाले हैं तो डिसोसिएशन में लिख दे रहा हूँ अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन आप ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास जैसे मैं कह रहा हूँ कि KCl है, तो KCl है। अब KCl को जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? K प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये पार्टिकल कितना था? पहले 1 था, अब मिला कितना आपको? 2 मिला है। 2 आयन मिले कि नहीं? तो ये देखिए आफ्टर डिसोसिएशन, इसको तो I कैसे निकालेंगे? आफ्टर मतलब बाद वाले को ऊपर रखेंगे, तो 2 अपान आपके पास पहले कितना था? 1, तो I कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए आपके पास KCl के लिए I क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ऐसे आप NaCl के लिए देख सकते हैं। ठीक है, 2 हो जाएगा। NaCl के लिए क्या देख सकते हैं? NaCl को तोड़ोगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ कितना था? 1। ये आपको मिला कितना? 2 आयन मिला कि नहीं? तो आई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? बाद वाला मतलब आफ्टर डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 1, 2 हैं, तो 2 ऊपर करेंगे अपान 1 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कि I इक्वल टू 1, 2। तो आपके पास NaCl के लिए भी तो 2, 2 हो जाएगा। और K2SO4 में जब देखोगे तो K2SO4 को जब आप तोड़ोगे तो K प्लस प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, यहाँ 2 की है, तो अब नंबर ऑफ कितना मिल जाएगा? 3 आयन मिल जाएगा। और पहले कितना था? 1 था, तो 3/1 कर देंगे तो आई क्या हो जाएगा? 3। तो आपके पास 2, 2 and 3 आ जाएगा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट आपके पास है KH वैल्यू फॉर आर्गन। एक गैस है CO2 गैस, SCHO एंड CH4 गैस आर इतना दिए। KH हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, KH क्या? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दिए हैं 40 पॉइंट आपके पास 39, 1.67, 1.83 इंटू 10⁻⁻5 एंड 0.413 रिस्पेक्टिवली। अरेंज देयर गैसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट जब आप पढ़ते हैं तो हेनरी कांस्टेंट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जो आपके पास सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी आपके पास जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। इसको याद करिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, मतलब जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगा। जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो मुझे यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब कि स्मॉल से लार्ज की तरफ। ठीक है, स्मॉल से लार्ज की तरफ हम लोग चलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम सॉल्युबल क्या हो, कौन होगा? जिसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो KH की वैल्यू आप देखेंगे तो आर्गन के लिए सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आर्गन के लिए सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम सॉल्युबल क्या होगा? आर्गन। फिर KH की वैल्यू क्या है? CO2 के लिए ज़्यादा है, तो आपके पास है CO2 उससे कम हो जाएगा, मतलब आर्गन से ज़्यादा CO2 सॉल्युबल होगा। फिर CH4 की वैल्यू क्या है आपके पास? 0.413, मतलब कि CO2 से KH की वैल्यू कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी CO2 से, तो CH4 आ जाएगा। अब आपके पास लास्ट में क्या है? SCHO। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा SCHO, और SCHO की वैल्यू आप देख रहे हैं
1.83 इंटू 10⁻⁵ जो सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। तो ये लार्ज सॉल्युबल है, ये कम सॉल्युबल है, ठीक है। तो ऐसे आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जाएगा। चलिए देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, क्या होगा? इक्विलिब्रियम जब आ जाता है स्टेट ना, तो उसमें डिसोल्यूशन मतलब कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिसोल्यूशन क्या होता है जानते हो? जैसे आपके पास ये यहाँ पर सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर वाटर है। अब यहाँ से सॉलिड कोई चीज़ आकर के इसमें डिजॉल्व हो रहा है, सॉलिड क्या हो रहा है, इसमें डिजॉल्व हो रहा है, तो इसको डिसोल्यूशन बोला जाता है, डिसोल्यूशन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम जब स्टेट आ जाता है तो उसमें कि जो आपके पास है सोल्यूशन में डिजॉल्व होता है, और जो यहाँ तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर होगा? इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो आप ये समझो कि आपके पास मान लो आपने 5 पार्टिकल NaCl का डाला, तो इसमें जो डिजॉल्व होगा तो 5 ही क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपके पास 3 करेक्ट जाएगा, ठीक। तो आपके पास अब देखते होंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड वी हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपके पास किसका ज़्यादा होने वाला है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सबका देखिए कंसंट्रेशन आपके जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपके पास 1 मोलर दिए हैं, यहाँ पर 1 मोलर NH4NO3, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखते हैं मिलेगा हम लोगों को सेकंड ऑप्शन इसका जाएगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा कि इसके नंबर ऑफ आयन इसमें ज़्यादा होंगे। इसमें नंबर ऑफ आयन आपको कितने मिलेंगे, 3, ठीक है। तो इसका जो कंसंट्रेशन आ जाएगा, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, वो आ जाता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो होता है ना, इफेक्टिव कंसंट्रेशन का जो वैल्यू होता है वो I/C होता है, ठीक। तो आपके पास I किसके लिए आ जाएगा 3, और यहाँ पर कंसंट्रेशन सबके लिए 1 मोलर दिया है, तो यहाँ पर 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 3 मोलर आ जाएगा। तो आपके पास इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है। आप पढ़ते हो ना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या उसी को एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक। तो इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हो केल्विन मोलल्टी के होल पावर -1, ठीक है। तो आपके पास ये यूनिट हो जाएगा। अब आपने डेल्टा टी एलिवेशन क्या कांस्टेंट क्या होता है आप जानते हो, ये डेल्टा TB बराबर आप याद करते हो ना, KB × M। M क्या, मोलल्टी। अब तुम्हें KB की यूनिट बताना है, तो KB की यूनिट जब आपको बताना है तो KB बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TB/M मोलल्टी। अच्छा, इसका यूनिट आप केल्विन में ले लो, और ये मोलल्टी क्या होता है, मोल पर केजी ना, तो मोल और पर केजी, तो इसको ऊपर ले करके जा सकते हो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो आप देख रहे होंगे मैंने इस ऑप्शन को सही किया है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास आ जा रहा है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो आपके पास कहीं पर है द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास करेक्ट जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वस सॉल्यूशन of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molality of the resultant solution क्या हो जाएगा,
0.016। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे आ जाएगा, इसका आप फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, फार्मूला ये लगा लीजिए आपके पास। अब देखोगे यहाँ पर पेन कहाँ गया, चलिए ठीक, ये आपके यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला लगा है M1B1 = M2B2, इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर M1 की दिया मोलरिटी ना, ये मैंने यहाँ रख दिया 0.02 इंटू B1 कितना दिया है 4 लीटर, तो 4 लीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 लिख दिया, बराबर M2 आपको क्या करना है, निकालना है। B2 कितना करें, 1 लीटर ऐड करेंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। तो आपके पास M2 निकालना है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 0.02 इंटू 4 अपान इधर 5 ले आइए, तो आपके पास जो M2 ये निकल कर के आने वाला है वो आपके पास आ जाएगा 0.016। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास देख रहे हैं हम, व्हिच वेयर ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक एट सेम टेम्परेचर। आइसोटोनिक वो होते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो सबका कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.1 सब जगह दिया है ना। अब नंबर ऑफ पार्टिकल देखो, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे उसका कंसंट्रेशन सेम आएगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 पार्टिकल आपको मिलेंगे, इसमें 3, ये नहीं बन पाएगा। इसमें 1 ही मिलेगा, इसमें 2 नहीं बन पाएगा। इसमें 1 पार्टिकल मतलब यूरिया ही रहेगा, टूटता नहीं है। इसमें 3 मिल जाएंगे, ये भी नहीं बन पाएगा। तो आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन आपको सही मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट टूटेगा तो आपको 3 मिलेगा, मतलब 1 Ca 2 NO3। यहाँ पर ऐसे सोडियम सल्फेट भी 3 मिलेगा, तो इसका जो कंसंट्रेशन है ना वो सेम आएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो आइसोटोनिक होगा। ठीक है, चलिए, द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एमंग द फॉलोइंग इज। इसमें हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होने वाला है, तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो Na+Cl- में टूटेगा, मतलब 2 मिलेगा ना। इसको जब तोड़ोगे तो Ba2+Cl- और यहाँ पर कितने 2Cl- मिलेंगे ना, तो आपके पास यहाँ 3 आयन मिलेगा। यहाँ पर जब इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको NH4+ के 3 मिलेंगे और PO4 3- का 1 मिलेगा, मतलब 4 यहाँ पर मिलेगा, आपके पास 4 आयन मिलेगा। और इसको जब आप तोड़ोगे तो आपके पास 3 आयन मिलेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे व्हिच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं, वो आप 4 पढ़ लीजिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 कौन होती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन दे दिए हैं, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये इसके लिए परफेक्ट होगा। कोई चीज़ें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, आपके पास आफ्टर एक्टिविटी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों को मैंने बोला ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। तो चारों में केवल ऑस्मोटिक प्रेशर मिल रहा, तो आप इस पर टिक लगाइए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पढ़ लीजिए। ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। किसमें डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, बहुत फास्ट होगा, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जाएगा करेक्ट, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर।
में जल्दी ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, पाउडर शुगर जो होगा वो हॉट वाटर में बहुत जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मोलरिटी इन मोल पर लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर और प्योर वाटर इज। तो आपके पास सभी बच्चों को ये तो लर्न होता, 55.56 याद करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है, देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हिंट दिया गया। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, W/m, और W वेट आपको ऐसे तो पता नहीं होता है, वेट पता चल जाए। चलो मैं यहाँ पर देख देता हूँ। आपके पास मोलरिटी जो होती है ना, N/वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो आपके पास N जो है ये W/m होता है। अच्छा, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है। आपको वेट नहीं दिया है डायरेक्टली, लेकिन आप जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वी, या आप इसी को वेट बाई वी कर लो। ठीक है, तो मुझे ये वेट पता करना है, तो डेंसिटी ये वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी इसको 1 ग्राम पर ml ले लीजिए, इनटू वॉल्यूम को भी ml लेना है, तो पर लीटर मतलब 1000 ml। ठीक है, तो आपके पास ये ml हटा दोगे तो आपके पास वेट कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, अब 1000 ग्राम आ गया, तो अब मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास मोल्स कैसे निकलेगा, W आ ही गया है 1000 अपॉन 18, और यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर में तो 1 हम यहाँ कर देंगे, तो मेरे पास ये आएगा 55.55। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा 55.56। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो मुझे ग्लूकोज का चाहिए, तो ग्लूकोज के पहले मोल निकालो, वाटर के मोल निकालो, फिर आप मोल फ्रैक्शन क्या होता है जिसका निकालना हो उसको ऊपर, मतलब ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल। तो आपके पास यहाँ पर आंसर नंबर आएगा, थर्ड आएगा 0.0019। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नेसेसरी मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर 500 ml। यहाँ पर आपके मोलरिटी दिया है 0.2 मोलर, सोल्यूशन इच कितना आएगा, कितना मास चाहिए। ठीक है, 0.2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जाएगा करेक्ट, 10⁶, 10 इंटू 6 ग्राम। ठीक है, ये कैसे आएगा, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। अभी आप मोलरिटी का फार्मूला याद कर रहे थे ना, तो मोलरिटी आपके पास ये था। अच्छा, मोलरिटी या फिर बराबर आप ये करते हो ना, 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू वी, ये ml में दिया था मोलरिटी। अब मोलरिटी वो दी है, मुझे ये वेट पता करना है, तो वेट पता करना तो मेरे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, या यहाँ पर m इंटू ई और v अपॉन 1000 ही आ जाएगा। ठीक है, मोलरिटी कितने दिए हैं, 0.2। m कितना होता है इसका, क्या था, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का देखिए कितना होता है, यहाँ 23 दूना 46, और इसका 48 और 12 60, 106। तो इसका मोलर मास 106 मैं यहाँ पर लिख दूँगा, और वॉल्यूम कितने दिए हैं, 500 ml दिए हैं ना, अपन 1000 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो हम लोग इसको 2 0 यहाँ से हटा देंगे, ये चला जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा इसके पास। ठीक है, इंटू 10 मैं कर दूँ तो मेरे पास क्या होने वाला है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक, ये 5 1 5, 5 दूना 10 मेरे पास ये आ जा रहा है। अब इस 2 को मैं इस 2 से हटा दिया, तो मेरे पास फाइनल क्या आ रहा, 106 अपॉन 10। बस एक अंक बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10.6 ग्राम। ठीक है, ये
10.6 ग्राम आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके पास लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। जब एल्टीट्यूड पर पर्वत पर जाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है का डिसोल्यूशन कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इज मोलल्टी, ठीक। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम फ्रॉम L2O3 इज 3 फैराडे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है कोलराउस लॉ से रिलेटेड है, मोलर कंडक्टिविटी NH4OH इज इक्वल टू, मुझे इसका बताना है। तो कैसे इसका बताया जाए, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको चाहिए मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टिविटी NaOH माइनस NaCl, मुझे इतना बचाना है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देख रहे होंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम इतना दिया है, ठीक है, एंड इतना बोल्ट रिस्पेक्टली द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Mg2+, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू आप देखो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या कप्पा इसी को बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन में आपके पास ये डाटा दिया +2.37, ये होता है -2.37, फिर भी इस चारों में जो वैल्यू बड़ी होती है वो यही वैल्यू आएगी बड़ी, तो स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दिया तो ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आन है, उसके बाद 22 है ऑन पासिंग 3 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 50 मिनट 1.8 ग्राम मेटल डिपॉजिट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज, इक्विवेलेंट मास कितना निकल कर के आएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आ जाएगा 19.3। कैसे निकालते हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करिए। फैराडे का फर्स्ट लॉ जो होता है W बराबर E/I/T/F, ठीक है। तो मुझे ये बताना है, वेट तो दिए ही हैं, तो ये पता करने के लिए मुझे क्या कर देना है, W/F/I/T, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा। आपको दिया है W 1.8 ग्राम, ठीक है। आपके पास I कितना है 3 एम्पियर, I की जगह पर टाइम क्या है 50 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज करो, ठीक। और एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96,500, तो आपके पास आ जाएगा 19.3। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी के मतलब कप्पा इज इक्वल टू G/R, ठीक है। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 to Mn2+, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सेकंड थर्ड जाएगा करेक्ट। ये कैसे होता है आप जानते हो ना, आप इसको देखो भाई, MnO4 माइनस को किस में ले जाना आपको, Mn2+ में, ठीक है। अब यहाँ पर Mn के ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे जब तुम, तो ये +7 है, किस में जा रहा है +2 में, तो कितने का चेंज हो रहा 5।
आप चाहे 5 फैराडे बोलो या आप इसको करोगे 96,500, जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपकी निकल कर के आएगी ये 4.83 इंटू 10⁵ कूलाम। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर जाएगा थर्ड करेक्ट। ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर देता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करता है पर ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिक्रीजेज। नेक्स्ट आपके पास आता है एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कांस्टेंट एल्यूमिना इफ वी हैव टू ऑब्टेन 50 ग्राम एल्युमिनियम बाय यूजिंग 105 एम्पियर ऑफ करंट, द टाइम रिक्वायर्ड इज 1.42 आवर्स। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ए बी सी आर इतना रिस्पेक्टिवली, ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे अधिक रिड्यूसिंग होगा। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी, ये है, तो सबसे अधिक आपके पास बी वाला होगा। ठीक है, उसके बाद सी वाला होगा, तो फिर आपके पास ये, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग ऑन ए कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की प्लेट जब लगाए जाते हैं आयरन पर, जिंक का लेप किया जाता है तो उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, आपके पास नेक्स्ट आता है व्हिच रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है। ठीक है, अब आप देखते हो कापर और AgNO3 आपस में मिलाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि Ag है कापर से कम रिएक्टिव है, तो कापर इनको हटा देगा और बना लेगा कापर नाइट्रेट प्लस Ag। कैल्शियम ऑक्साइड जो है AH2 से रिएक्शन कर देगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, Ca प्लस वाटर। इम्पॉसिबल जो होता है, ठीक है, कापर ये तो ये नहीं होगा, समझ लेना। ठीक है, ये वाला आपके पास करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट कापर ऑक्साइड प्लस H2, हाँ इसको रिड्यूस कर देगा। आयरन प्लस H2SO4 ये बना देगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो कैल्शियम ऑक्साइड का रिडक्शन ये नहीं करा पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हिच मेटल कैन नॉट रिप्लेस H2 फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड है, एक एसिड है, तो इसमें कौन से है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो हाइड्रोजन के नीचे ये कापर नहीं कर पाता। ठीक है, बाकी सब रिप्लेस कर देंगे। एसिड से हाइड्रोजन सब रिप्लेस कर देंगे, लेकिन कापर क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, कापर नीचे रखा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये बच्चे सभी लोग जानते हैं। द रोल ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का रोल क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, द रोल ऑफ कैटालिस्ट इज टू चेंज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, सेकंड इनवर्स। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A0 इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन इज A, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पर करेक्ट एक्सप्रेशन आ जाता है आपके पास, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 इंटू e⁻⁻ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इस फार्मूले से भी लिखते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन है, आप जानते हो कि यहाँ पर H2 + Cl2 H की प्रेजेंस में 2HCl, विशेष परिस्थितियों में जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। इफ़ ए रिएक्शन ओवे द फॉलोइंग इक्वेशन K = 2.3031 log A/A-x बेस 10, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, द हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 मिनट। ठीक, द टाइम आफ्टर व्हिच 99.9% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, तो टाइम कितना लगेगा, 40 मिनट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 अब देखते हैं, जो NCERT एग्जाम्पलर का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट
फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, आपके पास यहाँ पर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए, उसके बाद आप इसको मैच कर पाओगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ आपके पास इसके लिए क्या हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक, आप इसके लिए क्या लिख सकते थे, रिएक्टेंट है तो -1/5 कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन डेल टी बराबर, मैं केवल इसी को लिख रहा हूँ। ठीक है, -1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H अपॉन डेल टी। तो बस दो ही में कंपेयर किया गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आपके पास ये क्या है माइनस, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर दें कि इसको उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5/6 डेल H प्लस अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको हटा दीजिए, दोनों तरफ सेम साइन है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Br माइनस अपॉन डेल टी बराबर 5/6 डेल H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन जाएगा सही। नेक्स्ट आप देखोगे तो रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस 2B इक्वल एरो C इज फाउंड टू बी, इतना है यहाँ पर रेट लॉ के द्वारा एक्सप्रेशन इन्होंने ऐसा लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल, कंसंट्रेशन B का क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A को कांस्टेंट रख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होने वाली है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है, ये रेट कांस्टेंट पूछा है। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो सेम ही रहेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट आपके पास है द यूनिट ऑफ रेट एंड कांस्टेंट, रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है। ठीक है, तो है आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल द नेट रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, तो नेट रिएक्शन आपके पास क्या होने वाला है, H2 प्लस O2, एरो क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड रिएक्शन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन नंबर, द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या याद करते हैं, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन की ना, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखिए इन रिएक्शन ए एरो बी द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम, यदि कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल ही हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 44 है, 5 मिलीग्राम NaCl पर लीटर इज किसके इक्विवेलेंट होता है, 5 ppm के बराबर होता है ये। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर, तो मोलरिटी पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल पर भी। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपके पास आता जाएगा द आयन हैविंग हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज कम होगी, तो साइज सबसे कम इसकी होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, क्रोमियम एंड निकल का एलॉय होता है। पैरामैग्नेटिक इन द फॉलोइंग इज, कौन इसमें पैरामैग्नेटिक है,
ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें जितने भी होंगे सबका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें आप देखोगे तो बेटा 3D10 रहेगा, भरा रहेगा। ये भी आपके पास भरा ही रहेगा और इसमें भी डी ऑर्बिटल भरा रहेगा। तो अनपेड केवल कॉपर 2+ में पाएंगे आप। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसकी लो वैल्यू होगी। तो इसमें लैंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम। तो इसमें क्या होता है, सब में क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लगाएंगे आप सब। ठीक। द मेटल व्हिच ऑक्सीडाइज इजली, कौन सा मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग, पैरामैग्नेटिक कौन होगा, तो पैरामैग्नेटिक आपके पास यहाँ पर होने वाला है FeSO4। ठीक है। अब ये कैसे होगा, आप इसको जब तोड़ोगे ना तो कॉपर प्लस में Cl माइनस में टूटेगा पहला, दूसरा Ag प्लस NO3 माइनस में टूटेगा और Zn क्या, Zn2+ Cl माइनस में टूटेगा। और आयरन को जब तोड़ोगे तो आयरन 2+ SO4 माइनस में टूटेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लीजिए। तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सोडियम के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ये नहीं बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COEN का होल टॉयस Cl2 और ये बाहर है क्लोरीन इज 6 हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि जो EN है ना, EN क्या है, एथाइलिन डाइअमीन, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 CH2 NH2। तो एक EN ना, एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। तो 2 EN है तो 4 बनाएगा, 2 EN कितना बनाएगा, 4, और यहाँ पर 2 क्लोरीन बना लेगा। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक। नेक्स्ट अब आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट X is +3 oxidation, X in +3 oxidation state is argon 3d5, what is its atomic number, एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए आपके पास जब 26 होगा तो आर्गन का होता है ना, आपके पास ये वहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं इसका, आर्गन 3d6 4s2 यही करते हो ना। अब ये कह रहे हैं +3 करना है, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से, तो आपके पास क्या बचेगा, आर्गन 3d5 बचेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा, 26। ठीक। नेक्स्ट आपके पास है द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। व्हिच शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होगा, D5 के केस में ज़्यादा होगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसी का होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इन स्प्लिट सैंपल एथेनॉल इज 90% बीट बाई बीट, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। तो आपके पास इसका मोल फ्रैक्शन निकालना, और मोल फ्रैक्शन जानते हैं जिसके निकालने उसके मोल ऊपर अपान टोटल मोल करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा पहला करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आप PT NH3 का होल टॉयस Cl2, कितने होने वाले हैं, 2, और ये क्या बनाता है, सिस ट्रांस। ठीक है, एक सिस बनाएगा, एक ट्रांस। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कलर्ड आयन क्यों देता है कोई चीज़, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड, इसमें से लिगेंड कौन नहीं है। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, यहाँ पर NH4 प्लस क्या लिगेंड नहीं है। ठीक, ये तो आपके पास CN है, ये NO है, CO, ये सब हैं, ये नहीं है NH4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन आपके पास कौन होने वाला है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर टर्सरी ट्राईएथिलेमीन। ठीक है, टर्सरी एमीन हो जाएगा। टर्सरी एमीन मतलब नाइट्रोजन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, तो आपके पास ट्राईएथिल एमीन हो जाएगा, टर्सरी एमीन। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देख रहे होंगे, डज नॉट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन, कौन कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देता है। देखो, जो प्राइमरी एमीन होता है ना, वो कार्बिल एमीन रिएक्शन देता है। तो आपके पास प्राइमरी एमीन उसे बोलते हैं जिसमें NH2 हो, तो यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2, ये सब देंगे, ये नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मोस्ट एल्कलाइन एमीन इन एक्वस मीडियम, आपके पास इस केस में सेकेंडरी एथिलेमीन ज़्यादा एल्कलाइन, ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसका pKb वैल्यू क्या होता है, कम होता है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है मोस्ट एल्कलाइन एमीन इन एक्वस मीडियम। अभी देखो, ये मेथिल का केस दिया है, इसको बहुत याद कर लीजिए बेटा। मेथिल का केस जो आपके पास है, ये दिया है, तो आपके पास इस केस में देखिए सेकेंडरी एमीन है, ये टर्सरी है, ये प्राइमरी है, ये अमोनिया है। तो क्या होता है इस केस में, इस केस में आप ये याद करिए 213 मतलब सबसे अधिक सेकेंडरी एमीन बेसिक होगा, तो मैं टिक इस पर करूँगा, फिर प्राइमरी एमीन, फिर आपके पास टर्सरी एमीन, और सबसे कम इसमें हो जाएगा अमोनिया। तो ये इसके एल्कलाइन का आर्डर है। जब यहाँ आप क्या लिखोगे, CH3 का होल ट्वाइस NH, यहाँ पर क्या लिखोगे CH3 NH2, यहाँ पर क्या लिखोगे, ये तीसरा वाला CH3 का होल थ्राइस N। ठीक है, तो ये आर्डर आप याद कर लीजिएगा मेथिल के केस में। और एक्वस मीडियम की बात कर रहा है। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एल्कलाइन एमीन इन एक्वस मीडियम, फिर से आप देखिए, अब एथिल का केस ले लिया है। ठीक है, तो एथिल के केस में भी सेकेंडरी ही होता है। अच्छा, यहाँ भी सेकेंडरी था, तो यहाँ का जो आर्डर आपको मिलेगा, देखिए ये आपके पास सेकेंडरी एमीन है, ठीक है, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है। तो एथिल के केस का जो मिलता है ना, इसको याद कर लीजिएगा, इसको आप क्या याद किए 213 इतने में। ठीक है, यहाँ पर आपको याद करना है 231, मतलब सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो 231 कोड इसके लिए आप याद करिए। ठीक, और यहाँ पर एनिलीन सबसे कम होगा इतने में, चारों में। नेक्स्ट आपके पास है द रिएक्शन RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH एल्कोहलिक नोन एज, ये कौन सा रिएक्शन है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, कार्बिल एमीन रिएक्शन। व्हाट इज द फॉर्म इन कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। कन्वर्जन ऑफ एमाइड इनटू एमीन इज डन बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एमाइड से एमीन बनाने में क्या कौन सा रिएक्शन यूज होता है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है द रिएक्शन यूज टू टेस्ट प्राइमरी एमीन, के टेस्ट में कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन गिव्स, आपके पास सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमेनिलीन मिल जाएगा। हिंस रिएजेंट क्या होता है, हिंस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, आपके पास क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, याद करते हैं ना बच्चे, बेंजीन के ऊपर SO2Cl। ठीक है, या C6H5SO2Cl, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विटामिन, कौन सा एसिड विटामिन होता है, स्कारबिक एसिड। ठीक है, विटामिन C का नाम है। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिक एसिड किसका कंपोजिशन है, तो कई कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन होता है, न्यूक्लिक एसिड में जो आपके पास होता है उसमें आपके पास
पेंटोज शुगर, ये पढ़ी ली, बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, फास्फेट या फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सब आपको मिलता है जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो ये आपको मिलेगा, फास्फोरिक एसिड लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, कौन सा डीएनए में नहीं होता है, तो यूरासिल नहीं होता डीएनए में। डीएनए एंड आरएनए कंटेंट 4 बेस, ठीक है, 4 बेस होते हैं। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट, आरएनए में कौन नहीं होता, थाइमिन नहीं होता है। तो ये तो याद कर लीजिए, डीएनए में जो 4 बेस होते हैं वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, इसमें यूरासिल होता है, बाकी 3 सेम होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल, ग्लाइकोजन। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस ना किया जाए, जैसे फ्रक्टोज आपके पास यहाँ पर। द शुगर फाउंड इन मिल्क में कौन सा शुगर होती है, लैक्टोज, लैक्टोमीटस। स्वीटेस्ट शुगर इज, यहाँ पर कौन सा सबसे मीठी होगी, फ्रक्टोज मीठी होगी इन सब में। ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज में। अमीनो एसिड आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड। अमीनो एसिड किसका बना होता है, अमीनो एसिड आर स्ट्रक्चरल यूनिट, क्या बनता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन, ग्लूकोज में कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, 1। ऑन कर्निजारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म, कर्निजारो रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है, मेथिल अल्कोहल। ऑन नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन करने पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड मतलब CHO एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बन जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस स्वेलिंग सोल्यूशन, को इसमें कौन नहीं रिड्यूस कर पाएगा, तो एसिटिक एसिड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा फार्मेलिन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ SCHO इज नोन एज फार्मेलिन। उसके बाद आप देख रहे होंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज हीटेड विथ P2O5। एसिटिक एसिड को हीट करते हैं P2O5 के साथ, तो क्या बनता है, तो आपके पास यहाँ बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ऐसे मैं 2 मॉलिक्यूल को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप P2O5 के साथ हीट कर देंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। ठीक, अब बचेगा क्या, देखो ये इतना, ये इतना, तो CH3CO2 बार है ना, तो मैं होल ट्वाइस लिख दूँ, एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, जो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस की फैलोफॉर्म रिएक्शन, कार्बोनिल कार्बन से एक CH3 कम से कम होना चाहिए, पहला देगा। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, वेरी गुड, CO। कर्निजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, कर्निजारो रिएक्शन कौन नहीं देगा, CH3CHO। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कर्निजारो नहीं देगा, बाकी तीनों देंगे क्योंकि तीनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। द क्लेमेंसन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम, ठीक है, एंड HCl। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्शन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो एस्टल्डिहाइड होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एथाइलिडीन क्लोराइड इज एन, और किस नाम से जाना जाता है, तो जेम डाइहैलाइड को एथाइलिडीन क्लोराइड भी बोलते हैं। 92 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और आपको मिलने वाला ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो, प्राइमरी अल्किल हैलाइड क्या देता है, SN1 देगा कि SN2 देगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम होगा। क्लोरोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम
क्लोरोफॉर्म प्रोपेन टू आलसी ऑब्टेन किया जाएगा, जिसमें कार्बोनिल कार्बन से कम क्या होना चाहिए, एक CH3 ग्रुप जुड़ान होना चाहिए। ल्यूकास टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, किसके लिए ल्यूकास टेस्ट किया जाता है, तो फिर एल्कोहल के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कौन करते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, व्हाट मेड ऑफ द फॉलोइंग, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन HNO3 से करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनता है आपके पास CCl3NO2, ठीक है। तो इसको हटाओ, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा को सही कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, एक सी एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो CCl3NO2 बनने वाला है। ये कैसे होता है देख लीजिए, आपके पास क्लोरोफॉर्म है, आपके पास नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करा दिया जाए, ठीक है। तो देखिए इसका एक H, यहाँ से एक H, ठीक, इसका एक H 2H हो गया, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ वाटर बाहर चला जाएगा। अब बचेगा क्या, ये CCl3 और यहाँ NO2 बचा, तो मैं लिख दे रहा हूँ CCl3NO2, ठीक है। ये बनेगा CCl3NO2, जिसे आप क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं, ठीक है, टीयर गैस। व्हाट इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग ऑफ फिनाल विथ थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, क्या बनेगा, फिनाल को जब थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो फिनाफ्थिलीन बनेगा। द हीटिंग ऑफ फेनिल मेथिल ईथर विथ HI प्रोड्यूस, फेनिल मेथिल ईथर को HI के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, फिनाल, ठीक है। अरे भाई फेनिल मेथिल ईथर ये है, ठीक, ये देखो फेनिल मेथिल ईथर, इसको HI से रिएक्शन कराओ, ठीक है, तो ये यहाँ से टूटता, इधर H आता, इधर I, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, फिनाल। नेक्स्ट आपके पास है रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 95.5% एल्कोहल, ठीक है। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विथ HI 100 phosphorus देन इट फॉर्म एथेन, ठीक। तो ये था 100 क्वेश्चन, आप सब इसको देखिए, ऑप्शनल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।